नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज का जो वीडियो है वो आर्थिक परिदृश्य के ऊपर होगा। लास्ट वीडियो हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी पर था, जो हमने अपलोड कर दिया है, तो आप ज़रूर से उसको देखिएगा। और जो लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य को, यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़ को। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है सुपर कंप्यूटर को लेकर के। एक सुपर कंप्यूटर है भारत का जिसका नाम है एरावत, जो कि सीडैक पुणे के अंदर जो है वो स्थापित किया गया है। इसको अभी जो है विश्व वरीयता यानी इंटरनेशनल जो रैंकिंग है जो जर्मनी में आयोजित की गई थी, तो उसके अंदर इसको 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की जो सूची है उसके अंदर इसको 75वें स्थान पर रखा गया है। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। तो अगर आपको इतना ध्यान रहे तो अच्छी बात है कि भाई वैसे तो क्वेश्चन एरावत पे आएगा। तो एरावत एक जो है सबसे पहली चीज़, एरावत क्या है, तो ये सुपर कंप्यूटर है भारत का। इसको सीडैक पुणे के अंदर स्थापित किया हुआ है और इसकी रैंकिंग अभी जो है वो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या रही, तो 75th रैंकिंग जो है वो इसको दी गई है। अब देखिए इसके अंदर जो है कुछ इसके फीचर्स देखें तो इसकी जो कैपेसिटी है या जो इसकी क्षमता है, स्पीड है, वो 13 पेटाफ्लॉप्स है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसके क्या फीचर्स हैं कि वर्तमान में देश में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर होने के नाते इसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परिवर्तनकारी एआई, अकादमिक यानी एकेडमिक्स जो होता है आपका, रिसर्च यानी अनुसंधान जो प्रयोगशालाएं हैं, वैज्ञानिक समुदाय, उद्योग और स्टार्टअप में अनुसंधान उत्कृष्टता के सभी केंद्रों को जोड़ने वाली एक सामान्य कंप्यूटेशनल क्लाउड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए एक स्केलेबल बुनियादी ढांचे पर डिज़ाइन किया गया है। तो ये इसके पूरे के पूरे जो है वो फीचर्स हैं। तो अगर एरावत के बारे में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है साइंस एंड टेक में, तब भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल एनटीपीसी को लेकर के है। एनटीपीसी आप जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इसने जो है अपने विदेशी क्षमता जो है, जो इसकी विदेशी क्षमता है, उसका जो फॉरेन कैपेसिटी है उसके में जो है इसने विस्तार किया है। तो किस प्रकार विस्तार किया है वो देखते हैं। तो देखिए एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जो है, इसने पहली बार विदेश में अपनी एक परियोजना है उसका विस्तार किया है और इसकी शुरुआत जो है उसने बांग्लादेश से की है। यहाँ पे इसने अपना जो है एक थर्मल पावर प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो ये आपको याद रखना है कि MSTPP यानी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर लगाया गया है एनटीपीसी के द्वारा, तो ये जो है आपका बांग्लादेश के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। 1320 मेगावाट की इसकी क्षमता है और इसकी अभी एक यूनिट 660 मेगावाट की जो यूनिट है इसको अभी इससे जोड़ा गया है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी बात, बांग्लादेश का तो आपको नाम पता होना ही चाहिए कि भाई एनटीपीसी ने कहाँ भी अपना प्रोजेक्ट स्थापित किया, तो बांग्लादेश में जो है अपना विदेशी क्षमता को विस्तारित किया है। उसके अलावा देखिए कि ये जो है 1320 मेगावाट की जो ये MSTPP योजना जो है, इसको एनटीपीसी की एक विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनी बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जो है वो निष्पादित किया जा रहा है। यानी इसको आगे जो क्रियान्वित करने का कार्य है, ये कंपनी है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा जो है वो किया जा रहा है, उसके सहयोग से जो है इसको बनाया जा रहा है। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी के द्वारा बांग्लादेश के अंदर जो है इसकी यूनिट को स्टैब्लिश किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पंचकर्म संकल्प को लेकर के। ये किससे संबंधित है ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए जो पंचकर्म संकल्प है, दिमाग में ये आता है कि हो सकता है हेल्थ केयर से संबंधित हो, लेकिन ये जो पंचकर्म संकल्प है ये हमारा जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है। तो ये जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग के जो मंत्री हैं, उन्होंने अभी इसका केरला के जो मुन्नार है वहाँ पर एक मंत्रालय का ही एक आयोजन था, उसमें उन्होंने जो है पंचकर्म संकल्प को वहाँ पर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम हरित शिपिंग यानी कि ग्रीन शिपिंग जो है उसको बढ़ावा देंगे, जो हमारे जितने भी बंदरगाह हैं उनका डिजिटलाइजेशन करेंगे। अब ये किस प्रकार से करेंगे, कितने बंदरगाहों को उसमें इंक्लूड किया गया है, उसके लिए ये पंचकर्म यानी 5 प्रकार के संकल्प जो है वो उन्होंने यहाँ पर घोषित किए हैं। तो पहली चीज़ ये पता हो कि पंचकर्म संकल्प जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है पोत परिवहन से संबंधित है। उसको कैसे हम हरित यानी कि ग्रीन शिपिंग से जोड़ें, कैसे उसका डिजिटलाइजेशन करें, ये सब जो चीज़ें हैं ये इससे संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है पंचकर्म संकल्प के बारे में। अब देखिए सबसे पहला उन्होंने कहा
कि हम ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए 30% तक की वित्तीय सहायता जो है वो इस डिपार्टमेंट को जो है वो देंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा जो टग क्रय है उसको लेकर के जो है उन्होंने कहा कि ये जो कुछ पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं ये जो है 2-2 टग जो है वो खरीदेंगे। तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जो है वो इन टग्स को ये लोग खरीदेंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन हब हम जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। तो दीनदयाल पोर्ट और जो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है और तूतीकोरिन जो पोर्ट है इनको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। चौथा इन्होंने कहा कि नदी और समुद्री यात्राओं की सुविधा देने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए हम सिंगल विंडो पोर्टल की व्यवस्था करेंगे, यानी कि एक ही जगह पर आपको सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध की जाएगी। और लास्ट उन्होंने कहा है कि हम जो 2 पोर्ट हैं, एक तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दूसरा जो है वीओ चिदम्बरनार जो पोर्ट है उसको जो है हम स्मार्ट पोर्ट बनाएंगे। तो ये इन्होंने बातें की है यहाँ पर। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि पंचकर्म संकल्प जो है जो हमारा शिपिंग इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है कि उसको कैसे हम जो है ग्रीन शिपिंग की तरफ लेकर जाएं और कैसे बंदरगाहों का जो है वो डिजिटलाइज उनको करें। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा हाट का जो है वो उद्घाटन किया गया है। तो देखिए हाट बाज़ार के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर सस्ता सामान दिया जाता है। जो वहाँ के स्थानीय बुनकर होते हैं या स्थानीय जो उनके कारीगर होते हैं उनका सामान जो है बेसिकली यहाँ पर बेचा जाता है। तो ये जो है 2011 से ही हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में चला आ रहा है। यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो ड्यूटी फ्री होती है, यानी कस्टम ड्यूटी वगैरह उन पर नहीं लगाई जाती है ताकि चीज़ें सस्ती और जो है वो मिल सके लोगों को। तो यहाँ अभी ये जो सीमा हाट है इसको लगाया गया है भोलागंज में, जो कि सिलहट के कंपनीगंज उप जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये बॉर्डर के ऊपर है ये जिला। बस इसमें इतनी सारी चीज़ें काम की। अब हम आगे चलते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में सितवे बंदरगाह का अभी उद्घाटन किया गया है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में पढ़ा होगा जो कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, यानी कि शेष भारत से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी कम है। और अगर हम आसियान देशों की बात करें जो म्यांमार आता है हमारे बॉर्डर पे और म्यांमार के पास लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, तो अगर हमें वहाँ तक जाना है तब भी हमारी कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, यानी कि आप देखिए कि काफ़ी घूम करके जो है वो जाना पड़ता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित था जिसका नाम था कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका नाम था कालादान मल्टी मोडल, यहाँ आप देख सकते हैं कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये म्यांमार और भारत के बीच में है, जिसकी फंडिंग जो है वो भारत के द्वारा की जा रही है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो हमारा कोलकाता है और मिज़ोरम जैसे जो हमारे राज्य हैं इनको हम कालादान नदी के माध्यम से जो वहाँ का बंदरगाह है या रोड है उससे हम जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनको जो है एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी जो है वो हमारे पड़ोसी देशों के अंदर मिल सके, स्पेशली म्यांमार के थ्रू जो है वो मिल सकें। तो इसी के अंतर्गत अभी सितवे पोर्ट जो है उसको सितवे पोर्ट तक की हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और यहाँ से यानी कि कलकत्ता से जो है यहाँ पर जो भारतीय मालवाहक जहाज़ है MV-ITT लायन V273 इसको जो है वो कलकत्ता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है वहाँ से हरी झंडी देकर रवाना किया है। इस मालवाहक जहाज़ के बारे में आपको नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट कहाँ है। और अभी इसका जो है फर्स्ट जो सितवे पोर्ट है उसको जो है पूरी तरीके से संचालित रूप में जो है इनॉग्रेट कर दिया गया है। कोलकाता से लेकर के सितवे पोर्ट तक की कनेक्टिविटी को जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारे मालवाहक जो पोत होते हैं, जो मालवाहक जहाज़ होते हैं, तो उनको जो है उनकी लागत में कमी आएगी, यानी कि जो उनका जो कनेक्टिविटी कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी। तो कोलकाता, अगरतला और आइजॉल जो है उसके बीच माल ढुलाई की जो लागत है और जो समय है उसमें 50% तक की कमी आ जाएगी इस कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सितवे बंदरगाह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले सितवे बंदरगाह हाल ही में चर्चा में है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये म्यांमार के अंदर स्थित है। म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहाँ पर ये सितवे पोर्ट स्थित है। ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपसे IR में पूछ लिया जाए 2 नंबर में, तब भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर है। अब चलते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ इन शॉर्ट में, देखते हैं यहाँ क्या काम की बात है।
अब देखिए इसके अंदर इन्फोसिस जो एक कंपनी है, आप जानते हैं आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस। इसने एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक बनाई है जिसका नाम है इन्फोसिस टोपाज। तो इन्फोसिस टोपाज क्या है? तो हालांकि ये तो नाम से सिद्ध है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज रखना हो इसका, तो ये एक तरीके से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि लोगों को, बिजनेस को और कम्युनिटीज़ को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नए अवसर देने में जो है वो मदद करेगा। इससे डेटा एनालिसिस भी जो है वो इजीली अवेलेबल हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है। इन्फोसिस टोपाज क्या है? तो एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर देखिए उड़ान 5.1 क्या है? तो देखिए उड़ान पहल आप जानते हैं कि उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। हालांकि उड़ान नाम की कई योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ इसका ये मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। और इसमें जो इसका 5.1 जो संस्करण लॉन्च किया गया है, इसमें क्या किया जाएगा कि हेलीकॉप्टर के द्वारा जो पर्यटन के प्रति लोगों की रुचि है उसको जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो पर्यटन यानी टूरिज्म के माध्यम से हेलीकॉप्टरों के प्रति जो रुचि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अंदर जो है रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि जो अंतिम छोर के जो ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो उड़ान के बारे में आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि ये जो है देश में जो कनेक्टिविटी जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर क्या है? तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अरेबियन ट्रैवल मार्ट को लेकर के। तो अरेबियन ट्रैवल मार्ट जो है इसका 30वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर आयोजित किया गया है और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भी इसके अंदर जो है वो भाग लिया है और उसने विजिट इंडिया 2023 अभियान भी यहाँ पर लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत इन्होंने कहा है कि भारत की विविध पर्यटन पेशकशों और स्थायी पर्यटन प्रथाओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। तो सिंपल से है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अरेबियन ट्रैवल मार्ट है और यूएई के अंदर आयोजित किया है। भारत का ऐसा कुछ इसमें विशेष रोल है नहीं, तो अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ठीक है, बाकी इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है डायलॉग एग्जिटा। ये कहाँ की है? श्रीलंका की कंपनी है। और दूसरी कंपनी है भारत की जिसका नाम है भारती एयरटेल। इन दोनों ने अपनी कुछ सहायक कंपनियों का विलय करने के लिए एक समझौता यानी कि एग्रीमेंट पर साइन किया है। और इससे क्या होगा कि भारती एयरटेल जो है उसको श्रीलंका में बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं यानी श्रीलंका के जो कंज्यूमर्स है वहाँ तक उसकी पहुँच बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि एक इंटरनेशनल जो है आईटी कंपनी के रूप में जो है ये टेलीकॉम कंपनी के रूप में जो है ये इसका प्रसार होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि डायलॉग एग्जिटा किसकी कंपनी है? तो ये श्रीलंका की कंपनी है जिसने भारती एयरटेल के साथ में जो है अपना एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक का। अब हम पढ़ेंगे वन लाइनर्स में जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उसी को हम यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ देखिए बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क को विस्तार देने के लिए देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को 15,000 करोड़ का ऑर्डर प्रदान किया। ये कौन सी कंपनी है? तो ये टीसीएस है यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए टीसीएस ने जो है गूगल क्लाउड की एक बड़ी साझेदारी के साथ किस एक नई पहल की घोषणा की है? तो नई पहल का नाम है टीसीएस जेनरेटिव एआई। अभी हमने जेनरेटिव एआई पढ़ा था किसका? इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस का था इन्फोसिस टोपाज और यहाँ पर टीसीएस जो है यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है उसने भी अपना जेनरेटिव एआई जो है यहाँ पर घोषित किया है। फिर देखिए नेक्स्ट है 4th नंबर वाला। देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में आगामी 5 वर्षों में कितनी नौकरियां सृजित होगी? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कभी ऐसे वगैरह लिखे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं। 6.9 करोड़ की उनकी एक एस्टिमेट है उनका। फिर देखिए कि भारत के किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे के रिकॉर्ड समय में 100 किलोमीटर की सड़क के निर्माण की एक उल्लेखनीय उपलब्धि मई 2023 में दर्ज की गई है? तो NH34 जो गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेसवे है वहाँ पर इस उपलब्धि को जो है वो देखा गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री हैं, ठीक है, राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, उन्होंने जो है किस पोत को यानी किस शिप को हरी झंडी दिखाकर तूतीकोरिन से मालदीव के लिए सीधी शिपिंग सेवा की शुरुआत की है? तो इस पोत का नाम है MSS गैलेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो MSS गैलेना है ये क्या है? तो तूतीकोरिन से मालदीव तक के लिए सीधी शिपिंग सेवा की शुरुआत जो है वो इसको हरी झंडी दिखा करके की गई है। फिर देखिए सुखविंदर सिंह जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वाला देखिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का आउटलुक स्टेबल बताते हुए इसकी सॉवरेन रेटिंग क्या रखी है? तो BBB जो है वो इसकी सॉवरेन रेटिंग रखी है। आपसे हो सकता है पूछ ले कि अभी फिच के अनुसार भारत की सॉवरेन रेटिंग क्या है, तो वो BBB है।
अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो सॉवरेन रेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है ये अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स को देख करके ही जो है वो FIIs या FDI में निवेश करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, निवेश बैंकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान वैश्विक GDP में भारत का योगदान कितने प्रतिशत रहेगा। तो ये जो मॉर्गन स्टैनली है उसके अनुसार जो है हमारा 16% जो है वर्ल्ड की GDP में जो है वो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको टिक लगाए हैं वही आपको पढ़ने हैं। ज़्यादा आप इसके अंदर जो है बाल की खाल निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा आपके लिए। जितना बताया है उतना इंपॉर्टेंट को टिक लगाइए और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये था आज हमारा इकोनॉमिक यानी आर्थिक परिदृश्य। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को, और फिर जो है कुछ एक वीडियोज़ के साथ में इस पूरी मैगजीन को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो कि मैं जल्दी इसको कंप्लीट करा पाऊँ। और हालांकि आपकी अपेक्षाओं पे इस बार हम खरे नहीं उतरे हैं, काफ़ी लेट हो गया है हमारे मैगजीन के लिए, और जल्दी जुलाई वाली मैगजीन भी आने वाली है, लेकिन 5 तारीख से पहले हम जो है जून की मैगजीन को कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।